माननीय अध्यक्ष और मेरे गुरु प्रोफेसर वैसे मेरी आवाज जा रही है। आज के इस सत्र के अध्यक्ष और मेरे शिक्षक रहे प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी, शैलेंद्र को ओढ़ने बिछाने वाले, मुझे शैलेंद्र से जोड़ने वाले, जिनका नाम इंद्रजीत है परंतु मैं उनको शैलेंद्र जीत बोलता हूँ क्योंकि वो शैलेंद्रमय है। और बड़े भाई की भूमिका में मुझे बहुत स्नेह देते हैं आदरणीय इंद्रजीत सिंह जी। बहुत सारी पुस्तकों के अनुवाद करने वाले श्री यादवेंद्र जी। जेएनयू में हूँ और यहाँ का रसियन विभाग शायद स्थापना के समय से ही बहुचर्चित रहा है, तो उसके प्रोफेसर रंजना बनर्जी जी, डॉक्टर किरण सिंह जी, और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई डॉक्टर सोनू जी। और मुझे लगता है कि किसी भी कार्यक्रम में जाए हमारे ऊर्जा के स्रोत तो हमारे विद्यार्थी होते हैं, और जब भी इन लोगों की आंखें और इनके बारे में सोचते हैं तो हम लोग के क्या कहते हैं खून में कुछ ऑक्सीजन वगैरह की मात्रा बढ़ जाती है, जैसा कुछ एहसास होता है। तो आप सभी लोग, आप सबको मेरा नमस्कार। शैलेंद्र पर पसंद आना और उनके गीतों को सुनना हम सब बचपन से करते थे। कभी लिखने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था भोपाल में और भाई इंद्रजीत जी मिल गए, उनकी किताब मेरे हाथ में आई और हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उसमें कुछ प्रसंग ऐसे आए और मैंने चर्चा की कि उनका ये पक्ष भी है। तो उस प्रसंग के कारण मुझे लिखने और फिर से सोचने का मौका मिला, जिसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन जब आप लोगों का विषय देखा गीत, संगीत, फिल्म, साहित्य और समकालीन समाज, तो थोड़ा सा मैंने सिनेमा के बारे में भी सोचा कि आप सबसे बात करूं। वो इसलिए कि भारत में और भारतीय लोगों के जीवन में सिनेमा की भूमिका, सिनेमा की उपस्थिति कुछ ज्यादा है। जैसे मैं ये कहने से अपने आप को नहीं रोक पाता कि खेलों में क्रिकेट की उपस्थिति जरूरत से ज्यादा है। अतिव्याप्ति कह लीजिए, जिसको भी नाम दीजिए। भारत के जीडीपी में सिनेमा के भूमिका 1% भी नहीं है, क्रिकेट भी बहुत थोड़ी सी भूमिका निभाता है। लेकिन कुछ भारतीय समाज में ऐसा है जिसके कारण सिनेमा और क्रिकेट से हमारा समाज न केवल संचालित होता है, बल्कि हम जब सो रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, तब भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो कौन सी चीज है जिसके कारण हमारे मानस के निर्माण का, हमारे जीवन का तो ये 25-30% हिस्सा सिनेमा और क्रिकेट मिलकर ले लेते हैं। जीडीपी में भले वो 1% भी ना पहुंचते हो। तो थोड़ा सा मैं एक प्रश्न की तरह आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इस पर आप सोचिएगा कि सिनेमा और खासतौर से सिनेमा हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों। मैं सिनेमा का अध्येता नहीं रहा, लेकिन दोस्तों के शब्दावली में सिनेमची कहलाता था। इलाहाबाद और बनारस के दिनों में सिनेमची इसलिए कि हम एक साथ 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 लगातार फिल्में जाके सिनेमा हॉल में देख सकते थे। और जैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है, सिनेमची का तुक फिर अफीमची से जोड़ा जा सकता है कि एक नशे की तरह सिनेमा हमारे दिमाग में चढ़ता था और संचालित करता था। और मैं स्वीकार करूं कि भारतीय प्रायद्वीप में और हमारे देश के लोगों में, खासतौर से युवा पीढ़ी को, एक नशे की तरह सिनेमा ने अपने आगोश में लिया। नशा कई बार आपको बहुत अच्छा भी देता है, कई बार आपकी बहुत बड़ी सीमा भी बन जाता है, आपको खराब भी करता है। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि भारतीय प्रायद्वीप में सिनेमा एक बहुत बड़ी ताकत है। और मैं ये भी मानता हूँ कि हिंदी जहाँ आज खड़ी है पूरी दुनिया में, अगर भारतीय सिनेमा, हिंदी सिनेमा नहीं होता तो हिंदी का यश नहीं होता। इस तरह से वो राष्ट्रीय और भारत के सभी राज्यों में, मुझे आज तक गुजरात में 12 साल रहा, गुजरात में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो अच्छी हिंदी ना जानता। दक्षिण भारत, केरल वगैरह सब जगह देखा, बल्कि 1-2 बार भारत के बाहर जाने का जब मौका मिला तो वहां भी हिंदी फिल्मों के कारण हमारे गाने, हमारे शब्दावली पहुंची हुई थी। तो सिनेमा की एक भूमिका वो भी है। बल्कि अखिल भारतीय सांस्कृतिक एकता की अगर हम बात करें तो उसको जोड़ने में, तमाम राज्यों को जोड़ने में सिनेमा ने एक भूमिका
भूमिका निभाई है। और मैं ये भी फिर से कहूँगा, जो जेएनयू की संस्कृति है कि हम बिना आलोचनात्मक हुए चीज़ों को देखते नहीं हैं, कि सिनेमा ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, उसकी मजबूरी भी रही है, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए का व्यवसाय है। केवल एक राज्य को लेके चलेंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे, फायदा कब होगा। तो हर फिल्मकार की पहली कोशिश तो ये होती है कि अगर 4 करोड़ लगाया तो 40 करोड़ कैसे पाएं, इसलिए जितना ज़्यादा बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचे उसका ध्यान रखते हैं। दोस्तों, मैं एक और मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतीय सिनेमा इतना लोकप्रिय है, और इसका कारण जो मुझे समझ में आता है कि भारत की जितनी लोक कलाएं थी, भारतीय संस्कृति में एक खास बात रही है, हम खुश हुए तो गा लेते हैं, दुखी हुए तो भी गा लेते हैं। जन्म के समय में सोहर गा लेते हैं, मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ तो मृत्यु के समय भी रोना भी गाने में होता है, महिलाएं रो रही होती हैं और साथ में गा रही होती हैं। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे कि सचिन ने सेंचुरी मार दी, जाके सिनेमा देखिए, 0 पे आउट हो गया तो भी चलो यार मूड खराब हो गया, सिनेमा देखना पड़ेगा। ये जो परिस्थितियां हैं कि हर अवसर पर सिनेमा हमें आकर्षित करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक चमत्कार प्रियता या देवत्व की आकांक्षा छुपी होती है। भारत में इसीलिए नायक बहुत, हर चीज में हम नायक ढूंढ लेते हैं। हम खेल से ज्यादा क्रिकेट के 1-2 नायक को चाहते हैं कि वही 2-400 सेंचुरी मार दे। सिनेमा में चाहते हैं कि 2-4 जो नायक है वही, उन्हीं की सारी फिल्में हम देखें। तो हर्ष और विषाद से लेकर के हर परिवेश में भारतीय सिनेमा एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, और इसके पीछे संगीत और लोकतत्व, इन दो की बहुत बड़ी भूमिका है। आप याद करिए, जो पहली बोलती फिल्म थी भारत की, उसमें 12 गाने थे, और अगले साल आने वाली इंद्र सभा में तो लगभग 70 गाने थे। पूरी दुनिया के फिल्म बनाने वाले और फिल्म के दर्शक इस बात से परेशान रहते हैं कि भारत वाले इतने गाने क्यों सुनते हैं, हर जगह कहानी के बीच में 4 गाने डाल देते हैं। मैं ये कहूंगा कि इन गानों के कारण भारत की फिल्म विशेष है, और भारतीय लोग गाने केवल गाने नहीं हैं, वो हमारी जितनी परंपरागत संस्कृतियां हैं वो सब उस गाने में आ जाती है। उसमें नृत्य आ जाएगा, संगीत आ जाएगा, कहानी आ जाएगी, कविता तो खैर आती ही आती है, और उसमें रामलीला, रासलीला, कृष्ण लीला से लेकर नौटंकी तक के सारे तत्व समाहित होते हैं। इसी से जुड़ा दूसरा पहलू कि फिल्म इंडस्ट्री के जो सबसे चर्चित लोग हैं वो वे लोग हैं जिन्होंने अपने लोक को पकड़ा। कल हम लोग साहित्य अकेडमी में थे, साहिब साहब भी थे, आप लोग जानते होंगे, संपूर्ण सिंह कारोबार से हम लोग कल मिले। मालूम है कौन है? गुलजार। तो कल उनका व्याख्यान था। अगर आप पंजाबी को हटा करके गुलजार साहब की कल्पना करिए, आप भूपेन हजारिका को असमिया लोक से काट करके जरा देखने की कोशिश करिए, आप आर.डी. बर्मन को बंगाल से हटा करके देखिए, आपको लगेगा कि अधूरापन है। अब यहां से मुझे शैलेंद्र को समझने का सूत्र मिलता है कि शैलेंद्र का लोक, शैलेंद्र को अगर हमें जानना है तो हम क्या करें। ये माना जाता है कि वो रावलपिंडी में जन्मे, मथुरा में पले बढ़े, मुंबई में गए, रेलवे आदि में रहे, इसका जिक्र आता है। एक चीज जिसका जिक्र नहीं आता है, जिस पर मेरा ध्यान गया था और निश्चित रूप से उसका थोड़ा श्रेय हमारे इंद्रजीत भाई को जाता है, वो ये कि शैलेंद्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है। और जब मैं उनके गीतों को सुनना शुरू किया, उनके इंटरव्यूज पढ़े, उनके बेटे दिनेश शैलेंद्र से बातचीत हुई, तो 6-8 महीने मैंने थोड़ा काम किया, तो पता चला कि आरा और भोजपुर से उनका एक रिश्ता होता है। रावलपिंडी में जब माँ उनकी चक्की पीसती थी तो गीत गाती थी। उनके पिताजी खुद इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है कि भक्ति के गीत पद सुनाया करते थे, और जब दिन भर की मेहनत के बाद शाम को थक करके बैठते थे तो डफली बजाते हुए एक सामूहिक रूप से गीत होते थे। और ये उस पूरे इलाके में अगर आप देखें, बनारस से लेकर के लगभग आप नेपाल के बॉर्डर तक चले जाइए तो संत संप्रदाय के अलग अलग संप्रदाय विकसित होते हैं। जैसे मैं बल्कि ये कहूँ कि कई इलाकों में आप वहाँ पाएंगे, कबीर पंथ है बनारस में, शिव नारायणी संप्रदाय है बलिया उसके आसपास में, नाथ संप्रदाय गोरखपुर में है, दरिया पंथ है शाहाबाद में, शक्ति संप्रदाय सारण में,
सरगम संप्रदाय चंपारण में, और ये सारे संप्रदाय कविता, गीत और संत कविता से सीधे सीधे जुड़ते हैं। और शैलेंद्र के परिवार के लोग शिव नारायणी संप्रदाय से जुड़े हैं। और वो जो डफली बाद में राज कपूर की पहचान, और उसके बाद और चले तो ऋषि कपूर की पहचान बनी, इस डफली को देने वाले शैलेंद्र थे, जो कार्यक्रमों में और एकता के कार्यक्रमों में डफली बजाते हुए गाते थे। वो डफली उन्होंने अपने पिता, चाचा और उनके मित्रों से रावलपिंडी में प्राप्त की, जो उनके कानों में बसी थी। वो धुन उनके पास, मतलब जो पहचान बनी राज कपूर की, उस पहचान के मूल में कहीं न कहीं शैलेंद्र भी थे। तो शिवनारायणी संप्रदाय से जुड़े होने के कारण जब वो अपना आरा का घर छोड़ रहे थे, गांव छोड़ करके वो लोग रोजी रोटी के लिए, उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, भारत ही था, रावलपिंडी गए थे। तो उस समय शैलेंद्र ने बिहार और आरा तो छोड़ा था, वहां की संस्कृति नहीं छोड़ी थी, वहां का लोक नहीं छोड़ा। हम अपना घर बदल लेते हैं, गांव छोड़ लेते हैं, लेकिन संस्कृति चिपकी रहती है, हमारे साथ हो जाती है। मॉरिशस जो लोग गए हैं वो आज भी भारत को लेके गए हैं, फिजी वाले आज भी भारत को लिए हुए हैं। और आप लोग भी जहां जहां बैठे हैं, भले ही आप दिल्ली में बैठे हैं, आपका लोक आपके साथ है। और जिसका लोक जितना मजबूत होता है, जिसकी जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, वो उतनी ऊंचाई तक जाता है। जो जड़ों से कट जाता है उसकी ऊंचाई भी छोटी हो जाएगी, फिर बोनसाई बनने के लिए मजबूर होने लगता है। तो जसपुर नगरी घुसपुर गांव, वहां के बसिया रावत राव, शंकर राव नाम था उनका पूरा, बाद में शंकर शैलेंद्र और इस रूप में आए। और उनका संबंध आरा से था, और उन्होंने अपने खुद नहीं जा पाए थे, लेकिन परिवार में बच्चों को हमने दिया था और अपने हाथ से लिखा था अपने पिता का, दादा का नाम, और बाद में उनके परिवार के लोग वहां गए भी। लेकिन मैं जिस मुद्दे को पकड़ना चाह रहा था कि इतनी लोकप्रियता शैलेंद्र को क्यों मिलती है, और वो कौन सी चीज है जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। तो मुझे ये लगता है कि जितनी लोकमानस की समझ, आम जनता के नब्ज को पकड़ने की जो क्षमता है, वो शैलेंद्र के पास इसलिए आई कि वो लोक जीवन से बहुत गहरे जुड़े रहे। वहाँ के लोक त्योहार, अब राखी पर जो गीत गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, महिलाओं स्त्रियों के लिए अब के बहन अब के बरस, मुझे अद्भुत गीत है वो, आप कभी सुन करके देखिए। वो क्यों आता है? क्योंकि अगर आप उस इलाके में जाएं और राखी के मौसम में चले जाएं, तो सिर्फ यही गाने बजते हुए मिलेंगे। और बल्कि एक सवाल और, कि तमाम लोगों को रेणु की कहानी पसंद आई, शैलेंद्र को इतनी ज्यादा क्यों पसंद है? फिर से मैं कहूंगा कि वो दोनों को एक ही लोक तत्व जोड़ रहा है। सारंगा सदा ब्रिज की कहानी बिहार के लोक में रची बसी है। तीसरी कसम की जो कहानी है, उसको सुना बहुत लोगों ने, लेकिन जैसे ही शैलेंद्र ने सुना, उन्होंने तय कर लिया कि चाहे जिस भी कीमत पर हो, लेकिन इस फिल्म को हमें बनाना है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखें, और इसी के साथ शैलेंद्र के जीवन के उन कष्टों को मत भूलिए। शैलेंद्र उत्तर प्रदेश की मेरिट में तीसरे टॉपर थे, और जब 10वीं की परीक्षा उन्होंने दी थी, तो पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे थे, हिंदी इतनी अच्छी थी, एक संस्कार था उनके पास कि वो टॉपर रहे। लेकिन गरीबी ऐसी थी कि आगे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर के हालात इतने खराब थे कि आलू अभी खाएं या सुबह खाएं, सुबह वाला शाम को खाएं, ये तय करना पड़ता था। और उस समय जाति प्रथा का दंश भी उनको झेलना पड़ा था। हॉकी बहुत अच्छा खेलते थे, और इसी मथुरा में हॉकी को की स्टिक खेलते समय जब कुछ उच्च वर्गीय लोगों ने ये कहा कि अब ऐसे लोग हमारे साथ खेलेंगे, तो जिस खेल से वो टूट कर प्यार करते थे, क्योंकि वो जमाना था ध्यानचंद का जमाना था, उस खेल के अपने पसंदीदा हॉकी को उन्होंने अपने हाथों से तोड़ डाला। कितना कष्ट हुआ होगा उस व्यक्ति को, इसके बारे में सोचिए। तो वो जो उनकी गरीबी, वो जो दंश था, वो गीतों में भी कई जगह दिखाई पड़े। उनके बनने की प्रक्रिया के तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमें शैलेंद्र की लोकप्रियता, उनके हिट गाने याद आते हैं। हिट गाने बनते कैसे? वो सिर्फ डायरेक्टर के कहने से या म्यूजिशियन के कहने से नहीं बनते हैं। वो भले 30 साल की उम्र में लिख रहे होते, लेकिन 30 साल पहले का पूरा जीवन शैलेंद्र का उसमें रचा बसा है। और एक जगह लिखते हैं कि गरीबी मेरे देश के नाम के साथ जूं की तरह चिपकी है। नतीजा हम सब एक हो गए, कवि, मैं और मेरे गीत, और विद्रोह के स्वर गूंजने लगे।
50-50 हजार की भीड़ के बीच। तो शैलेंद्र के जीवन को जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे बशीर बद्र का वो शेर याद आता है, वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चराग बन के नहीं। तो चराग बन के नहीं, मशाल बन के वो जिंदगी जी थी, इसलिए शायद उनके गीतों में वो गुलाब की और तमाम फूलों की खुशबू हमें मिलती है। एक और बात जिसकी तरफ उनके बहुत सारे गीत हैं और मुझे अपने दोनों वक्ताओं को सुनना है, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें छोड़ते हुए एक दो बात की तरफ बस आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने कहा इंडस्ट्री शब्द ही है, और जहां कहीं भी उद्योग और व्यवसाय होगा वो सबसे पहले इस बात की चिंता करेगा कि जितना पूंजी लगाया उससे ज्यादा मुझे मिले। कोई इस बात से सिर्फ नहीं चल सकता कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और आपको क्या फायदा मिल रहा है, और कोई भी व्यवसाय और किसी भी उद्योग की ये विशेषता है। तो जो फिल्म के लेखक निर्देशक होते थे, जिसका जिक्र उन्होंने किया पतली कमर और ऐसे तमाम गानों की, उस मजबूरी के बीच ऐसे गीत लिख कैसे पाए। और तमाम ऐसे लोग थे जो कहते थे कि नहीं पहले मीटर में हम नहीं लिखेंगे, पहले म्यूजिक बना लेते हो बाद में मुझे गीत लिखने को कहते हो, ये सब बड़ा मुश्किल काम है, नहीं लिख पाते थे लोग। लेकिन उन्होंने कहा, ये शैलेंद्र को मैं कोट कर रहा हूं, कि एक बात तो दृढ़ता से मेरे मन में विश्वास बनकर बैठ गई है कि जनता को मूर्ख या सस्ती रुचि का समझने वाले कलाकार या तो जनता को नहीं समझते या अच्छा और खूबसूरत पैदा करने की उनमें क्षमता ही नहीं। हाँ, वह अच्छा मेरी नजरों में बेकार है जिसे केवल गिने चुने लोग समझ सकते हैं। यानी लोकप्रियता के साथ ही उत्कृष्टता, या जिसको कहते हैं कि सबके कल्याण की बात, सबके हित की बात, केवल मनोरंजन की नहीं, आनंद के स्तर तक ले जाने वाली बात, इसकी चिंता शैलेंद्र में हमेशा रही। और जब वो बहुत तरह के कष्टों को झेल रहे थे, जब रावलपिंडी में थे और अपनी बहन के साथ खेल रहे थे, छोटे बच्चे थे, तितलियां पकड़ रहे थे, ये वर्णन उन्होंने ही किया है। तो वो लोग ऊपर थे और नीचे से रास्ता था जहां से अंग्रेज के बच्चे जाते थे, और इनको देख के और इनके रंग को देख कर उन्होंने वहां से पत्थर चलाया था जो इनकी बहन श्यामा को लगा था। इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मैं और बहन श्यामा तितलियां पकड़ रहे थे, नीचे ढाल पर सड़क से जा रहे कॉन्वेंट के अंग्रेज विद्यार्थी लड़के, किसी एक ने पत्थर मारा, बहन की कनपटी से खून बह रहा था। हम काले लोग अपने बाप दादाओं की जमीन पर स्वच्छंद क्यों घूम रहे थे, इसकी जलन। अब आप इस बात को समझिए और इसके बाद उनके गीतों के दर्द की तरफ जाइए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रही जो उस इलाके की एक खास बात है कि जब बहुत कष्ट होता है और उस कष्ट को बर्दाश्त करने की आप में क्षमता आ जाती है तो एक भीतर से मजबूती भी आती है। एक लेख में मैं देख रहा था कि जो भारत का समृद्ध वर्ग है, महाराष्ट्र का, गुजरात का, दक्षिण भारत का, जिनके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, वहां आत्महत्या की दर बहुत ज्यादा है। बिहार के वो लोग जिनके लिए 50 रुपए भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इतने कठोर जीवन जीते हैं, वहां आत्महत्या की दर कम है। क्यों? तो बाद में पता चला कि वो अपने तमाम कष्टों को, दर्दों को गीत और संगीत में और उत्सव में और त्योहार में पिरो के भुला देना चाहते हैं। और आपस में रिश्ते इस तरह से गुथे हुए हैं कि एक रो रहा है तो भाभी, चाची, मौसी, नानी आके मना रही है और उसके दुख को बांट ले रही है। जब हम बहुत अमीर हो जाते हैं तो इतने अकेले पड़ जाते हैं कि छोटी सी बात को भी बांटने वाला कोई नहीं मिला और अचानक सुसाइडल अटेम्प्ट कर ले जाते हैं। तो उस दर्द को गीत में ढाल लेना, उस बात को इस तरह से मिल करके गा लेना, और सामूहिकता के साथ, अकेले नहीं। क्योंकि लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत की सबसे बड़ा अंतर ये है कि शास्त्रीय संगीत एक व्यक्ति गा रहा होता है, बाकी लोग दर्शक बन के देख रहे होते हैं। लोक अकेले नहीं चलता, सब सामूहिक गा रहे होते हैं, सामूहिक नाच रहे होते हैं और सब उत्सव मना रहे होते हैं। एक हमारे तरफ मुहावरा चलता है, जे नाची से बाची, जो नाचेगा वो बचेगा और जो गाएगा वो चलेगा। तो ये जो तत्व हैं ये शैलेंद्र में भी बहुत भीतर तक थे, और इस चीज को उन्होंने न केवल पकड़ा था बल्कि गीत और धुन का जो बहस उस दौर में लंबी चली, और शाहिर और बहुत बड़े और बहुत सारे गीतकारों ने ये कहा कि हम गीत लिखेंगे, ये म्यूजिशियन का काम है कि वो उसके तर्ज पर
अपना धुन बनाए। तो इन्होंने लिखा कि गीत पहले लिखा जाए और फिर धुन बनाई जाए, या धुन पर गीत लिखा जाए। इस सवाल को लेकर काफी कुछ कहा गया है। बहुत से लोगों का मत है कि धुन पर लिखा गीत बढ़िया नहीं हो सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा ख्याल है कि यदि गीतकार को संगीत की थोड़ी बहुत समझ है तो वह धुन पर अच्छा गीत लिखेगा, नए नए छंद उसे मिलेंगे। और दूसरी ओर यदि संगीतकार को काव्य की थोड़ी बहुत समझ है तो वह लिखे हुए गीत पर बढ़िया धुन बनाएगा, शब्दों और भावनाओं को फूल की तरह खिलाता हुआ संगीत तैयार करेगा। शैलेंद्र की संगीत की समझ, ताल की समझ, वो खुद डफली बजाते थे, बिट्स की समझ बहुत अच्छी थी। और एक चीज जिसको उन्होंने साधा था और जो मैं मानता हूं कि उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा सूत्र है कि सरल शब्दों में सहज ढंग से बड़ी से बड़ी बात कही जा सकती। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप खूब मुश्किल शब्द लाएं, खूब दार्शनिक शब्दावली लाएं, आध्यात्मिक शब्दावली लाएं। तो ये जो सहजता है कि सरल शब्दों से ऊंचे भाव को व्यक्त कर लेना, सरल शब्दों से जीवन के मर्म को उद्घाटित कर लेना, इसको उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा था। और बहुत सहज शब्दों में जो उनके गीत बहुत लोकप्रिय हुए, भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जाति के लिए, हम लड़ेंगे हम नहीं कसम, ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन एक चीज और भी रही, और जिसके कारण मैं शैलेंद्र को इस ढंग से देख पाया, क्योंकि उनके बारे में जो किताबें थी उनमें कहीं भी भोजपुरी का जिक्र कहीं मुझे मिला नहीं। मुझे एक बात ने मजबूर किया कि क्यों मैं उन पर बात कर रहा हूँ भोजपुरी को जोड़ करके, कि जब भोजपुरी की पहली फिल्म डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर बननी शुरू हुई, गंगा मैया पर पेरी चढ़ी हुई, तो उसका गीत लिखने के लिए शैलेंद्र आ गए। मेरी समझ में नहीं आया कि रावलपिंडी में रहने वाला, मथुरा में रहने वाला व्यक्ति भोजपुरी का गीत क्यों लिखेगा। और न केवल उन्होंने गीत लिखे और एक फिल्मों की, उस दौर की शुरू की जो 6 फिल्में भोजपुरी की बनी हैं, उन 6 फिल्मों के गीत शैलेंद्र लिखते हैं। और उसमें गंगा आती है, भोजपुरी संस्कृति आती है। रावलपिंडी में सावन नाम की नदी बहती है, मथुरा में रहते हैं वहां यमुना बहती है। लेकिन जो पूरा का पूरा चित्रण होता है उनके भोजपुरी फिल्मों में, वो बनारस, आरा, पटना और उसके बलिया के आसपास का होता है। नैहर छूटल जाए ये फिल्म का नाम है, गंगा एक फिल्म का नाम है। ऐसी फिल्मों को जब उन्होंने गीत लिखे, और अब के बरस मोरे भैया को भेजो और भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, तो आप पाएंगे। और केवल मैं भोजपुरी गीतों की बात नहीं कर रहा, आप हिंदी फिल्मों के गाने देखिए, पान खाए सैया हमार, सजनवा बैरी हो गई हमार, चलो तो मुसाफिर मोह लियो रे, केवल तीसरी कसम में, और भी बहुत सारी फिल्मों के गानों में आप पाएंगे कि जो प्राण तत्व के रूप में लोक उनके भीतर आता है, वो लोग पूर्वांचल का वो लोग है जो पूरी दुनिया में अपने श्रम के लिए जाना जाता है। जहां भी वो गए, मॉरिशस में हम गए तो एक पहाड़ दिखाया गया, मैंने कहा कि इस पहाड़ की खासियत क्या है, वहाँ खूब सारा अच्छा संग्रहालय बना है। तो बोले कि इसकी चोटी से कूद कूद के लोगों ने आत्महत्या की थी, इतना कष्ट दिया था यहाँ के कॉलोनी बनाने वाले फ्रेंच लोगों ने और दूसरे लोगों ने। और वहाँ नीचे बाकायदा बेड़ियाँ वड़ियाँ बनाए हुए खूब अच्छा सा संग्रहालय बनाया। तो मैंने कहा वो कौन लोग थे जो इस चोटी से कूद के आत्महत्या कर रहे? तो बोले सब अफ्रीका के लोग थे। तो मैंने कहा कि लेकिन यहाँ तो भारत के लोग भी आए थे, उनके बारे में हर जगह काले का ही चित्रण क्यों है? तो बोले कि एक भी भारतीय ने आत्महत्या नहीं की थी कूद करके। तो बोले क्यों? बोले हट्टे कट्टे अफ्रीकी लोग हार मान गए थे, लेकिन भारतीय लोग दुबले पतले थे, हड्डियां निकली थी, लेकिन कभी हार नहीं मानी उन्होंने। वो मेहनत करते रहे और यहाँ की ज्वालामुखी से निकले कठोर चट्टानों को तोड़कर उपजाऊ मिट्टी बना दिया, लेकिन हार नहीं मानी। तो ये जो श्रम करने की क्षमता है, ये भोजपुरी से या बिहार से उनका सीधा जुड़ाव कभी नहीं रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि संस्कृति आपके रगों में बसी होती है, उन रगों में बहती है, उस रूप में वो लेकर के गए। और शैलेंद्र ने सिर्फ 6 फिल्मों के गाने लिखे थे और उन फिल्मों के करीब 35-36 गाने होंगे। एक भारतीय समाज के या हमारे संस्कृति की विसंगति ये है कि जो शास्त्र या सत्ता के करीब होता है वो चीजें थोड़ी बच जाती है। इन फिल्मों के गानों को लिखा था मोहम्मद रफी ने, गाया था मोहम्मद रफी ने, मन्ना डे ने गाया था, लता मंगेशकर ने गाया था भोजपुरी गानों को। वो गाने आज नहीं मिलते। हिंदी के गाने उनके सारे मिल जाएंगे, भोजपुरी में लिखे गाने बड़ी मुश्किल से मैं 2-3 खोज पाया।
उसमें एक चीज और जो पकड़ी है, और मैं ये कहने में मैं कहूँ कि शैलेंद्र को समझने का इससे रास्ता मिलता है कि उस इलाके में एक निर्गुण पंथ चलता है। निर्गुण में होता ये है कि आप दुल्हन के रूप में ईश्वर की कल्पना करते हैं कि अब तो मुझे ससुराल जाना है, ससुराल जाने यानी अब मृत्यु होने वाली है, मुझे सजा दो, खूब अच्छे लहंगा चुन्नी पहना दो, यानी कि आपका जो अंतिम यात्रा का वस्त्र है उसकी बात होती है। और मेरे चुनरी में दाग न लग जाए वरना बलम तो नाराज हो जाएगा, यानी आप जीवन में ऐसा कुछ करिए कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ना है। तो ऐसी चीजों को लेकर निर्गुण है जो कबीर से जुड़ता है। और ऐसे बहुत सारे गानों में, जैसे ना मोरे गुण धन ना मोरे करनी, ना मोरे एको गहनवा हो राम, खोली घूंघट जब पिया मोको देखी है, करिबे न कोनो बहनवा हो राम, हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई हो, एक के कोठरिया में आना रे जाना, एक के कोठरिया में रहना हो राम, गुण अवगुण मोरा सब जग जाने, पीहर से लेके अंगनवा हाय राम। अब ये पूरे गीत को आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि कबीर की परंपरा में और पुराने संत साहित्य की परंपरा में सीधे शैलेंद्र लेकर के जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे, जिसको मन्ना डे साहब ने एक बहुत ही जोश में गीत गाया था भोजपुरी का, अरे रामा रिमझिम बरसे ला पनिया, चली तो आवा जनिया रे हरी, एकदम लोक के कजरी के धुन पर गाया हुआ। और ऐसे बहुत सारे गानों को उन्होंने लिखा। लेकिन मैं अंत जहां करना चाहता हूं एक बात पर, वो ये कि शैलेंद्र भावुक भोजपुरिया थे। तीसरी कसम बनाई, और तीसरी कसम के लिए कहा जाता है कि वो उनके जीवन का अंत सिद्ध हुई। तमाम कारण हैं, उनके परिवार के लोगों ने उन कारणों को नकारा भी है, जिसमें वो बताते हैं कि आर्थिक और कर्ज के कारण। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भावुकता कोई कमजोरी नहीं है, भावुकता एक ताकत भी है। और हो सकता है कि भावुक भोजपुरिया होने के कारण उन्होंने तीसरी कसम बनाई। व्यवसायिक गुजराती पंजाबी आदि होते तो टूटती कसम बना लेते और 100-200 साल जिंदगी जी पा लेते। लेकिन भावुकता मूर्खता नहीं है, और शैलेंद्र ऐसे ही थे। संभव इस भावुकता ने उनकी जान ली हो, परंतु इसी भावुकता ने शैलेंद्र को शैलेंद्र बनाया था। और वो उन्होंने छोटी उम्र में बड़ा जीवन जिया। 100-200 साल जी करके हो सकता है हम लंबी उम्र तो पा लें, लेकिन जो जीवन है वो बड़ा उन्होंने इसी कारण पाया था। राज कपूर शैलेंद्र को पुस्किन कहते थे, कोई उन्हें सिने जगत का रैदास कहता है, कोई मलागमे कहता है। लेकिन उस जमाने में जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू शायरों का बोलबाला था, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बैकग्राउंड लेके नहीं जाता है, बड़े आर्थिक रूप से ताकतवर भी नहीं था, वो वहां जाके न केवल स्थापित होता है बल्कि एक अलग ही दुनिया रच देता है। ये मामूली बात नहीं। कई उनके गाने हैं जो किसी और के नाम से चलते हैं। वो आप लोगों ने गाना सुना होगा, कोई भी बच्चा उस गाने के बिना बचपन पूरा नहीं होता है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले छोड़ गए। मैंने देखा कि वो इंटरनेट पर शायद दीवानी साहब के नाम से चलता है, जबकि फिल्म में स्पेशली शैलेंद्र को ट्रिब्यूट दिया गया है। फिल्म शुरू होगी तो नानी तेरी मोरनी गाने को लिख के नीचे शैलेंद्र जी का नाम आता है जी। तो उनके कई सारे ऐसे गाने भी हुए जिसको कि उनकी बजाय किसी और को क्रेडिट दिया गया। लेकिन मैं एक चीज जो कहना चाहता हूँ कि अंत तक उनके भीतर उनका लोक तत्व, उनकी मिट्टी न केवल जीवित रही बल्कि उनके जीवन में निर्णायक भूमिका निभाती रही। और आखिरी में एक आखिरी साक्षात्कार में उन्होंने एक बात कही है, जहां से मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। वो बड़े प्रतीकात्मक ढंग से बात करते थे। एक शब्द को मैं कह देते थे, मैं यानी थोड़ा अहम का प्रतीक, एक कवि होता था, कुछ और होता था। तो कह रहे थे कि इस मैं का कहना है कि कलाकार कोई आसमान से टपका हुआ जीव नहीं है बल्कि साधारण इंसान है। यदि वह साधारण इंसान नहीं तो जन साधारण के मन मानस के दुख सुख को कैसे समझेगा और उसकी अभिव्यक्ति कैसे करेगा। अब ये इनका अपना मैं, और जो दूसरा जो बाहर चकाचौंध में घिरा रहता वो कवि जी है। तो दोनों प्रतीकों को देखिएगा कि आखिर में कितने अच्छे से कहते हैं कि इस मैं ने मेरे कवि के वैभव को बहुत बार नोचा खसोटा है, क्योंकि लोकप्रियता तो चरम पर थी, देने वाले, पैसे देने वाले, रेशमी कुर्ता सिलाने वाले बहुत थे, लेकिन उनके भीतर का जो वो लोक मानस था मैं के रूप में, वो उसके आगे झुकता नहीं।
तो लिख रहे हैं कि इस मैं ने मेरे कवि के वैभव को बहुत बार नोचा खसोटा है और मेरे गीतकार को समय असमय नींद से झकझोरा है। मेरे कवि के चेहरे पर इसके नाखून के दाग हमेशा के लिए रह गए हैं। मेरा कवि महीन धोती और रेशमी कुर्ता कब से सहेज कर रखे है, मगर पहनने का अवसर ही नहीं मिलता। बिना कमानी का सुंदर चश्मा भी बेकार पड़ा है, क्योंकि मैं का कहना है मेरी आंखें अभी तेज हैं। वो जो लोक की आंखें हैं, जो मिट्टी की आंखें हैं, जो जड़ों की आंखें हैं, वो इतनी तेज हैं कि चकाचौंध वाला जो कवि जी है, जिसको लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, रेशमी कुर्ता मिल रहा है, वो उस मैं से हार जाता है और अंत तक शैलेंद्र का ये मैं, शैलेंद्र का लोक उनके भीतर जिंदा रहा। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि शैलेंद्र को शैलेंद्र उसी मैं ने बनाया था। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और इतना समय दिया। और आप सभी रसियन विभाग के प्रोफेसर रंजना जी का, किरण सिंह जी का, और मुझे शैलेंद्र से जोड़ने के लिए मैं शैलेंद्रजीत सिंह जी का आभारी हूँ और यादव जी का भी आभार कि आप लोगों का इतना अच्छा सानिध्य मिला। मैं फिल्म और संगीत का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जिसको कहते हैं कि कभी कभी दिल जुड़ जाता है, तो उसके कारण में कुछ बातें रख पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।